अभी 2 तरह की घटनाएँ एक साथ हुई। एक तो ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का सबमिट होना राष्ट्रपति के पास, और दूसरा ये कि पटना उच्च न्यायालय ने जातिगत जो जनगणना थी उसको उसने स्वीकृति प्रदान की। तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है कि वो जातीय जनगणना के प्रभाव को दूर कर सकती है। तो क्या इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे को बैलेंस करेंगे? देखिए, मेरी तो पुरानी मान्यता है, जिसको मैं नई परख के मंच पे भी कह चुका हूं, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के जिन लाभों की कल्पना की जा रही है कि उसको पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियां और नेताओं को कोई विशेष किस्म का उससे लाभ हो जाएगा, वो मैं नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने वो लाभ उन्हें ना मिले इसका इंतजाम पहले से कर दिया है। रोहिणी कमीशन के जरिए तो भाजपा गैर प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियां जो हैं, उनमें अपने समर्थन आधार को और भी ज्यादा पुख्ता करना चाहती है। वो उसको अपने स्थायी मतदाता मंडल में बदल देना चाहती है। भाजपा भाजपा ये करना चाहती। अभी तक क्या है कि जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं वो भाजपा के साथ सौदेबाजी करती हैं, तो वो भाजपा में आती जाती रहती हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में शामिल हुए, फिर अलग हो गए और फिर भाजपा के साथ आ गए। तो ये एक प्रक्रिया जारी रहती है। अब निषाद पार्टी वाले जो हैं वो पहले भाजपा के बाहर थे, वो अखिलेश के साथ थे, फिर वो भाजपा में आ गए, अभी भी भाजपा। तो ये प्रक्रिया जो है वो होती रहती आगे। तो भाजपा ये चाहती है कि रोहिणी कमीशन के जरिए इन समुदायों के बीच में उसकी सीधी पैठ हो, इन नेताओं के जरिए पैठ ना हो। तो वो कहेगी देखिए हमने आपको ये सब रिजर्वेशन दिलाया, और फिर इन इन जातियों का एक राजनीतिक जो भाजपा की विचारधारात्मक राजनीति है, हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसमें इन जातियों के नेताओं और इन समुदायों के राजनीतिकृत लोगों को दीक्षित किए जाने का अभियान चलेगा। इसके पीछे एक दूरगामी योजना है, एक ऐसी दूरगामी योजना है जिसके लाभ जो बहुत ज्यादा दूरगामी भी नहीं है। मेरा मानना है कि 4-5 रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही 3-4 साल के अंदर ही अंदर भाजपा को इसके राजनीतिक फलितार्थ मिलने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, स्टालिन और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उसके जैसे मजबूत पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन भी पिछड़े वर्ग की वोटों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से दावेदारी कर रहा है और उस पे राजनीति पे देखिए, असर डाल सकते हैं? आपका जो वक्तव्य है वो कैटेगरी कंफ्यूजन का शिकार है। और ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हम सब लोगों की समस्या है। आप कह रहे हैं कि ये लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं। ये कुछ 2017 से पहले मैं भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता था। मैं ये मान लो अखिलेश यादव है, क्या अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के नेता हैं या अखिलेश यादव यादव जाति के नेता हैं? तेजस्वी यादव क्या पिछड़े वर्ग के नेता हैं या यादव जाति के नेता हैं? या दक्षिण भारत के नेताओं को देखिए तो वो अपने अपने इलाके की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, उन दबदबे वाली जातियां हैं, उनके नेता हैं। अब सवाल यह है कि इन नेताओं के सामने चुनौती होती है कि ये समग्र पिछड़े वर्ग के नेता कैसे बने। एक जमाने में तो सामाजिक न्याय के नाम पर सारी पिछड़ी जातियां इनको वोट दे दिया करती थी इस उम्मीद में कि कुछ लाभ उनको भी मिलेंगे। जब वो लंबे अरसे तक वो लाभ 20-22 साल तक नहीं मिले, तो फिर उन्होंने एक तरह का राजनीतिक विद्रोह किया, अपनी पार्टियां बना ली, इनके साथ सौदेबाजी करने लगी। इनके साथ सौदेबाजी नहीं पटी तो वो भाजपा ऐसी पार्टियों के साथ सौदेबाजी करने लगी। अब होड़ इस बात की है कि ये जो अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता कहते हैं, ये वास्तव में पिछड़ी जाति का नेता बन के दिखाएं। भाजपा जो अपने आप को पिछड़ी जातियों का खैरख्वाह कहती है, वो भाजपा ये साबित करना चाहती है कि हम आपके इतने बड़े खैरख्वाह हैं कि हम आपको देखिए इनसे रिजर्वेशन छीन के आपको दे रहे हैं। तो अब तो होड़ इस बात की होगी। अब सवाल ये है, अब जो नजारा सामने आएगा कि अति पिछड़ी जातियों को कैसे अपने मतदाता आधार में शामिल किया जाए। ये सबके सामने चुनौती है। अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मान ली गई और उसको लागू करने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई, तब फिर ये चुनौती सबके सामने होगी। अभी देखिए 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो अखिलेश ने बहुत ही खूबी के साथ में कुशलता दिखाते हुए दूसरी जो पिछड़ी जातियों के नेता थे उन सबके साथ में उन्होंने एक गठजोड़ बनाया और पिछड़ी जातियों की एकता का एक गुलदस्ता तैयार किया और भाजपा को बहुत सारे पिछड़ी जातियों के वोट मिलने से रोक दिए।
अखिलेश को जो सफलता प्राप्त हुई वो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के कारण और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के कारण सफलता प्राप्त हुई। ये भाजपा ने खास तौर से देखा। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई उनकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि पिछड़ी जातियों ने जितने वोट हमें दिए जान मिलते थे वो नहीं मिले इस बार। तो इसी रोहिणी कमीशन तो बहुत दिन से चल रहा है, तो इसकी रिपोर्ट आई नहीं पा रही थी, लटकी आ रही थी। तो भाजपा ने कोशिश की है कि भाई रिपोर्ट फटाफट लाओ, इसको सबमिट करो रिपोर्ट को, ताकि उस रिपोर्ट को हम लागू कर सकें। और ये जो समस्या है कि जो कमजोर जातियां हैं वो हमें कभी समर्थन करती हैं और कभी अखिलेश के साथ चली जाती हैं, कभी बिहार में हमारे साथ रहती हैं, कभी हमारे खिलाफ हो जाती हैं। तो इसको किस तरीके से स्थायी रूप से अपने मतदाता आधार में बदला जाए, ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के जरिए भाजपा करना चाहती है। ठीक ऐसी ही चुनौती उन नेताओं की भी है जो दरअसल मजबूत और दबदबे वाली जातियों के नेता हैं। उनको भी इन जातियों को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आखिर में एक सवाल जो कि मैं कई दिनों से कई न्यूज़ पोर्टल्स पे देख रहा हूँ, वो ये है कि शायद नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये अफ़वाह के रूप में ही है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है, तो यादव जाति और वहाँ की कुर्मी जाति और मुस्लिम मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बन सकता है, जो कि भाजपा के सामने चुनौती पेश करे? देखिए, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनको कामयाबी तब प्राप्त होगी जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो जाए। अगर वो गठजोड़ वहां पे नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार को वहां उस तरीके से कामयाबी नहीं प्राप्त होगी। नीतीश कुमार को क्या, किसी को भी उतनी कामयाबी नहीं प्राप्त होगी जिसकी अपेक्षा की जा रही है। इन तीनों पार्टियों के अंदर उत्तर प्रदेश के स्तर पर क्यों जरूरी ये है कि मायावती को इंडिया में लाया जाए, और मायावती के इंडिया में लाने का मतलब ही ये होगा कि इन तीनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में एक चुनावी गठजोड़ होना, और ये लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पर खड़ा हो उस वक्त होगा। तो अभी अगर होगा तो फिर बहुत बड़ा एक बड़ी राजनीति बनेगी उत्तर प्रदेश में। एक ऐसी राजनीति बनेगी जो कि 1993 की याद दिला देगी, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करने से रोक दिया था। तो वो बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के वहां पे पाने से, देखिए बिहार के कुर्मी अलग हैं, उत्तर प्रदेश के कुर्मी अलग हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि मध्य प्रदेश के लोधी अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोधी अलग हैं, बिहार के यादव अलग हैं, उत्तर प्रदेश के यादव अलग हैं। लालू यादव को उत्तर प्रदेश के यादवों ने कभी नेता नहीं माना, मुलायम सिंह को बिहार के यादवों ने कभी नेता नहीं माना, कल्याण सिंह को मध्य प्रदेश के लोधियों ने कभी नेता नहीं माना, उमा भारती को उत्तर प्रदेश के लोधियों ने कभी नेता नहीं माना। तो ये सब बिल्कुल अलग अलग। नीतीश कुमार बिहार के कुर्मियों के नेता है, उत्तर प्रदेश के कुर्मियों में अपना दल का प्रभाव है और दूसरे कुछ प्रभाव है। तो वो अपना दल भाजपा के साथ में है, अभी से नहीं, लंबे अरसे से भाजपा के साथ में है, और वो पिछड़ी जातियों में मजबूत और संपन्न पिछड़ी जातियों में भाजपा की प्रमुख शक्ति है। अमित शाह ने अभी हाल ही के वक्तव्य में कहा था कि अपना दल के हमारे साथ आने से हम सपा बसपा शासन का अंत कर पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना दल का और भाजपा के गठजोड़ का कितना महत्व है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको इस प्रकार के भाजपाई गठजोड़ों को, अब राजभर भी उसके साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी पहले से उनके साथ जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। अगर आप भाजपा का जो शक्तिशाली सामाजिक गठजोड़ है, एक सोशल कोलिशन है उत्तर प्रदेश में, अगर सोशल कोलिशन का वास्तव में मुकाबला करना चाहते हैं तो इन तीन पार्टियों को साथ में आना होगा। अगर तीन पार्टियां साथ में नहीं आई तो भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 60 सीटें कम से कम जीतेगी।